नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल सोमवार 24 जून से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कई मुद्दों पर घेरते दिखे, जहां विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, नीट परीक्षा, पेपर लीक और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी को आज मंगलवार 25 जून को 49 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में अब इमरजेंसी के मुद्दे को लेकर सरकार विपक्ष को घेर रही है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद BY राघवेंद्र ने कहा कि इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के संबंध में संविधान को बदला था, वे संविधान बदल सकते हैं, भाजपा और PM मोदी नहीं। बीजेपी सांसद ने कहा कि हम 25 जून को पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं। इमरजेंसी के मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार करते हुए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ये 10 साल सत्ता में रह चुके हैं, इन्होंने हर तरह के लोकतंत्र को प्रभावित किया। पप्पू यादव ने कहा कि आपातकाल को किसी ने सही नहीं ठहराया, राहुल गांधी ने भी आपातकाल को सही नहीं ठहराया। PM मोदी कितने दिन तक नेहरू, राहुल और कांग्रेस चालीसा पढ़ेंगे? उन्हें अपनी बात करनी चाहिए कि कितने किसान मरे, ED CBI का दुरुपयोग कितना किया। लोकसभा सांसद ने आगे कहा कि उन्होंने अघोषित आपातकाल लगाया है, उन्हें उस पर बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को पिछले 10 साल का भी आत्म परीक्षण करना चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कहते हैं कि हमें बचाएं, तो इसका भी आत्म परीक्षण होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि आपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया, यह तो इमरजेंसी से भी भारी चीज है। इमरजेंसी के लिए तो राहुल गांधी ने माफी मांगी है, अब नरेंद्र मोदी जी कहें कि उन्होंने 10 साल में बहुत गलत किया है और उसके लिए माफी मांगे। शिमला में कल सोमवार को 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने राज्य की स्थिति बताई। हमने बताया कि कैसे राज्य कर्ज में डूबा हुआ है और कर्ज चुकाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। भाजपा सरकार ने राज्य को बहुत कर्ज में डुबो दिया। अगर हम जंगलों को काटने की इजाज़त देते हैं तो हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस संदर्भ में भी हमारी उपेक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिल रही है वह इस साल सिर्फ 3000 करोड़ रुपए के आसपास रह गई। इससे पहले पिछली सरकार के समय यह 10,000 करोड़ रुपए थी, अब यह सिर्फ 3000 करोड़ रुपए रह गई है। उन्होंने कहा कि और भी कई मुद्दे हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में रखे हैं। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कल सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और महासचिव KC वेणुगोपाल समेत झारखंड कांग्रेस के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। पूरे देश में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें झारखंड भी है। वहाँ किस तरह हम जीत सुनिश्चित करें, उसका मंत्र हमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल ने दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने X पर लिखा कि भाजपा ने षड्यंत्रकारी राजनीति कर झारखंड की अस्मिता का अपमान किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को जनता के बीच रहना है। खड़गे ने कहा कि सामाजिक न्याय व सहभागिता के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन चलने में हो रही परेशानी के आरोपों पर JMM सांसद महुआ माझी ने कहा कि सदन में विपक्ष के कारण नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कारण सदन ठीक से नहीं चला, क्योंकि विपक्ष की मांग बिल्कुल जायज़ थी। मणिपुर पर चर्चा की विपक्ष की मांग सही थी। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष को साथ लेकर सदन चलाना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र के क्या मायने हैं। उन्होंने कहा कि अभी नीट को लेकर भी हंगामा होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर इस मुद्दे पर विपक्ष चुप रहेगा तो क्या देश विपक्ष को माफ करेगा? ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी ही चाहिए। अगर सत्ता पक्ष साथ देगा तो विपक्ष हंगामा नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि सदन चले, सभी लोग तैयारी करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल सोमवार को नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान न रखे जाने के लिए विधायकों, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों पर गुस्सा जाहिर किया। पश्चिम बंगाल में लगभग हर जगह
नागरिक सुविधाओं की कमी का आरोप लगाते हुए उन्होंने राज्य के नगर निकाय प्रमुखों से तीखा सवाल किया। ममता ने कहा कि यहाँ तक कि सड़कों पर भी झाड़ू नहीं लगाई जाती कि आप मुझे सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए बाहर निकलना होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित एक बैठक में बोल रही थी, जिसमें नगर निकाय प्रमुख, उनके कैबिनेट सहयोगी और कुछ विधायक शामिल हुए थे। ममता ने कहा कि कुछ लोग रिश्वत ले रहे हैं और अतिक्रमण होने दे रहे हैं। आप यह क्यों नहीं समझते कि बंगाल की पहचान खराब हो रही है? हमारे कंधों पर बोझ डाला जा रहा है। इसके बाद राज्य की पहचान खत्म हो जाएगी। हमें बांग्ला भाषी लोग नहीं मिलेंगे। आज हर कोई हिंदी और अंग्रेजी जानता है। मैं किसी भाषा का अपमान नहीं कर रही। याद रखें कि हर राज्य की अपनी पहचान है, उसकी संस्कृति है। हम अन्य संस्कृतियों को भी पसंद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि जो लोग बंगाल की पहचान को बिगाड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, मैं उन सभी को चेतावनी दे रही हूं कि पैसे के बदले बंगाल की पहचान खराब नहीं होनी चाहिए। यह मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। ममता बनर्जी ने आगे तीस्ता जल बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे बंगाल के पानी को बेच रहे हैं। मैं पीएम को कड़ा पत्र लिखूंगी। उन्होंने सिक्किम में 14 बांध बनाए और अब वे बांग्लादेश को पानी देना चाहते हैं। अगर बंगाल को पानी से वंचित करने की योजना है तो विरोध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी बांग्लादेश के साथ दोस्ती चाहती हूं। मैंने बांग्लादेश के लिए ट्रेनें शुरू की हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच डिजिटल डोमेन, समुद्री क्षेत्र, अर्थव्यवस्था, रेलवे, अंतरिक्ष, हरित प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन की एक बड़ी परियोजना के लिए जल्द ही एक तकनीकी टीम बांग्लादेश भेजी जाएगी। अब इसी को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे पर बातचीत को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने तीस्ता जल बंटवारे के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य सरकार की सलाह और राय के बिना इस तरह की एक तरफा चर्चाएं ना तो स्वीकार्य हैं और ना ही वांछनीय हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पश्चिम बंगाल सरकार को शामिल किए बिना पड़ोसी देश के साथ ऐसी कोई चर्चा न करने का भी आग्रह किया। दिल्ली जल संकट को लेकर 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मंगलवार तड़के एलएनजेपी अस्पताल लाया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी का दावा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही, जिसके कारण दिल्ली में जल संकट पैदा हो गया है और इसी कारण से आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थी। आतिशी की तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रात से ही आतिशी का ब्लड शुगर लेवल गिर रहा था। जब हमने उनका ब्लड सैंपल दिया तो शुगर लेवल 46 निकला था। जब हमने पोर्टेबल मशीन से उनका शुगर लेवल चेक किया तो लेवल 36 निकला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डॉक्टर जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही वे कोई सुझाव देंगे। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के निर्माण कार्य में लापरवाही हुई है। कल सोमवार 24 जून को उन्होंने दावा किया कि पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा। पुजारी के मुताबिक यह आश्चर्यजनक घटना है। देश के नामी इंजीनियर राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। सत्येंद्र दास ने बताया कि इसी साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। मानसून की पहली बारिश में तेज पानी का तेज रिसाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में लापरवाही हुई है। आचार्य सत्येंद्र दास के अनुसार भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में भी पहले हुई बारिश के दौरान पानी टपका था, जिसे ठीक किया गया था और गर्भगृह के सामने दर्शन स्थल पर भी बारिश का पानी भर गया। सुबह जब पूजन के लिए गए तो पानी भरा मिला। उन्होंने बताया कि मंदिर में पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने असम राज्य में वर्तमान संगठनात्मक ढांचे को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी द्वारा एक आधिकारिक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि जब तक नए संगठनात्मक ढांचे की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव और प्रदेश कोषाध्यक्ष अपने पदों पर बने रहेंगे। सालों चली कानूनी लड़ाई के बाद विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाज ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। अमेरिकी प्रशासन के साथ समझौता होने के बाद उन्हें रिहा किया गया। बता दें कि 52 वर्षीय अंसाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज चुराने और सार्वजनिक करने के आरोप थे। अमेरिकी प्रशासन ने आरोप लगाए थे कि इराक
और अफगानिस्तान से जुड़ी जो फाइलें विकीलीक्स ने सार्वजनिक की थी उससे कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। जूलियन अंसाज बीते 5 सालों से ब्रिटेन की जेल में कैद थे और वो जेल के अंदर से अमेरिका में प्रत्यर्पित होने का केस लड़ रहे थे। उनकी रिहाई की जानकारी देते हुए विकीलीक्स ने एक्स पर लिखा कि जूलियन अंसाज आज़ाद हैं। 1901 दिनों की कैद के बाद वो 24 जून की तड़के बेलमार्श की जेल से बाहर आए। लंदन की हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली और स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर उन्हें रिहा किया गया, जहां से उन्होंने यूके छोड़ा। विकीलीक्स के मुताबिक जूलियन अंसाज की रिहाई वैश्विक कैंपेन संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाने वाले नेताओं के प्रयास हैं। इसके बाद ही अमेरिका के साथ समझौता हो पाया। हालांकि अभी इस समझौते का ब्यौरा विकीलीक्स के पास भी नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।